हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। वेजिटेबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की जो सीरीज़ है के अकॉर्डिंग, उसमें आज हम लोग पेरेनियल वेजिटेबल क्रॉप कल्टीवेशन को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बल्ब क्रॉप, रूट क्रॉप और कुकुबिटेशियस वेजिटेबल, लेग्यूम क्रॉप और लीफी वेजिटेबल को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। अब जो है पेरेनियल वेजिटेबल क्रॉप्स, जो एक लास्ट सेक्शन आपके सिलेबस में बचा है, उसको आज से हम लोग शुरू करेंगे। पेरेनियल वेजिटेबल क्रॉप्स, अभी तक हम लोगों ने जो वेजिटेबल क्रॉप्स जो डिस्कस की है वो एनुअल और बाइनियल वेजिटेबल क्रॉप्स थी। एनुअल मतलब एक वर्षीय और बाइनियल मतलब द्विवर्षीय, लाइफ साइकिल के बेसिस पर, है ना। तो जिसमें से अनियन और ये जो कोल क्रॉप्स हैं आपकी, और कुछ यूरोपियन एशियाटिक टाइप की जो रूट क्रॉप्स हैं, ये सब जो है बाइनियल नेचर की थी। और कुकुरबिटेशियस है या लेग्यूम क्रॉप्स है जो वेजिटेबल्स में आपने पढ़ा, वो सब एनुअल नेचर की थी, एक वर्षीय थी। अब हम उन सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे जो पेरेनियल नेचर की हैं। पेरेनियल का मतलब होता है बहुवर्षीय, यानी जिनकी लाइफ साइकिल 2 वर्ष से ज़्यादा की होती है ना। तो उसमें जो है 4 वेजिटेबल्स हैं जिसका जो है ज़्यादा जो कल्टीवेशन किया जाता है पेरेनियल वेजिटेबल क्रॉप्स में, जो कि पॉपुलर हैं। पहली तो वेजिटेबल है कोकिनिया इंडिका, जिसको कि कुंदरू बोलते हैं, जो कि आप लोगों ने कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप में हमने कुंदरू का कल्टीवेशन, कोकिनिया इंडिका या जिसको कि आप ईवी गार्ड बोलते हैं, उसके कल्टीवेशन को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वो भी एक पेरेनियल कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल है, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक वो पेरेनियल वेजिटेबल क्रॉप है। दूसरी पेरेनियल वेजिटेबल क्रॉप है पॉइंटेड गार्ड, जिसको कि परवल बोलते हैं, ठीक है। ट्राइकोसिंथेस डायोका बॉटैनिकल नेम है। ये भी एक पेरेनियल जो है वेजिटेबल क्रॉप है, और ये भी जो है कुकुरबिट्स से बिलोंग करती है। तो कुंदरू और परवल यानी कोकिनिया इंडिका और ट्राइकोसिंथेस डायोका, ये दोनों वेजिटेबल क्रॉप पेरेनियल हैं और क्लाइंबर नेचर की हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग तीसरी पेरेनियल वेजिटेबल क्रॉप को डिस्कस करेंगे। मतलब 2 को तो हम लोग कुकुरबिटेशियस में पढ़ चुके हैं। तीसरी जो क्रॉप है वो है ड्रम स्टिक, जिसको कि हिंदी में हम लोग सहजन के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते होंगे, हिंदी में सहजन की जो फ्रूट होता है, उसका जो पॉड होता है ग्रीन कलर का लंबा लंबा, उसको जो वेजिटेबल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। तो उस वेजिटेबल क्रॉप के कल्टीवेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल्दो कि जो सहजन है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर वेजिटेबल में नहीं आता, कमर्शियल में नहीं आता, क्योंकि ये अभी अंडर एक्सप्लॉयटेड वेजिटेबल है, अंडर यूटिलाइज्ड वेजिटेबल है। अंडर एक्सप्लॉयटेड या अंडर यूटिलाइज्ड वेजिटेबल क्रॉप का मतलब है कि वो सब्जियां जिनका अभी बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है, बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन में नहीं है, या बहुत ज़्यादा उन पर रिसर्च डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या बहुत ज़्यादा लोग उन सब्जियों को लेकर के अवेयर नहीं है। तो ऐसी सब्जियों की जो कैटेगरी, ऐसी कैटेगरी में हम जिन सब्जियों को रखते हैं वो अंडर एक्सप्लॉयटेड या अंडर यूटिलाइज्ड वेजिटेबल कहलाती हैं, जिसमें से सहजन एक अंडर यूटिलाइज्ड जो है पेरेनियल वेजिटेबल क्रॉप है, मतलब बहुवर्षीय वेजिटेबल क्रॉप है, जिसका बॉटैनिकल नेम है मोरिंगा ओलेरीफेरा, ठीक है। तो आज हम लोग इसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस को डिस्कस करेंगे। जो है मोरिंगा ओलेरीफेरा, ये एक पेरेनियल वेजिटेबल क्रॉप है। ये देखिए, ये सहजन या मोरिंगा की ये इमेज है। आप लोग इमेज देख के काफ़ी लोग पहचान गए होंगे कि लोकल लेवल पर इसको हो सकता है सहजन के अलावा किसी और लैंग्वेज में किसी और नाम से भी जाना जाता है। और इसी वेजिटेबल की हम बात कर रहे हैं, जिसको कि इंग्लिश में ड्रम स्टिक बोलते हैं, है ना। ड्रम स्टिक, जो ड्रम बजाने वाली जो स्टिक होती है, बिल्कुल वैसा ही इसका फ्रूट होता है, इसीलिए इसको हम ड्रम स्टिक इंग्लिश में बोलते हैं। मोरिंगा ओलेरीफेरा हम बॉटैनिकली बोलते हैं, हिंदी में हम सहजन बोलते हैं, और लोकल नाम से हम तमाम दूसरे नामों से भी जानते हैं। और ये मोरिंगेसी फैमिली से बिलोंग करता है, मोरिंगेसी फैमिली से, ठीक है। तो चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन बताने से पहले हम एक चीज़ आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ड्रम स्टिक या सहजन या मोरिंगा एक ऐसी वेजिटेबल, अंडर यूटिलाइज्ड वेजिटेबल क्रॉप है जिसमें लगभग 94 टाइप्स के विटामिन्स पाए जाते हैं। 94 टाइप्स के विटामिन्स पाए जाते हैं,
है ना। और रिकॉग्नाइज्ड और नॉन रिकॉग्नाइज्ड दोनों ही 94 टाइप्स के विटामिन पाए जाते हैं, अबाउट 48 टाइप्स के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ना जाने जो है अबाउट 20 to 25 से भी ज़्यादा, मोर देन जो कंपाउंड हैं वो पेन रिलीविंग कंपाउंड की तरह, मतलब दर्द निवारक जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो इनमें पाया जाता है। तो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सहजन या ड्रम स्टिक बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिच है। मिनरल्स और विटामिन इसमें भरपूर मात्रा में होती हैं, पर ये फसल को अभी भी ये अंडर यूटिलाइज की कैटेगरी में आती है या अंडर एक्सप्लॉइटेड है। मींस कि इसका कल्टीवेशन ज़्यादा नहीं होता और इसका व्यावसायिक स्तर पे इसका उत्पादन नहीं होता। लोग इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को लेकर के ज़्यादा अवेयर नहीं है, ज़्यादा मतलब जानकारी भी नहीं है उन्हें। तो इसलिए सरकार ने जो है एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने अलग अलग राज्यों में, कि इसकी जो पोषक तत्व से जो ये रिच है फ्रूट, जो कि मतलब न्यूट्रिएंट से रिच है, इसकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए कि लोगों के प्रति इस वेजिटेबल के प्रति ज़्यादा जागरूकता डेवलप की जाए, इसकी न्यूट्रिशन को लोग समझें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में इस्तेमाल करें, ज़्यादा इसका कल्टीवेशन हो, व्यावसायिक स्तर पर हो, ताकि लोगों को सफिशिएंट क्वांटिटी में डिफरेंट टाइप्स के विटामिन्स मिनरल्स की अवेलेबिलिटी इसको खाने से हो। ये एक मेडिसिनल टाइप का भी प्लांट है, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि अबाउट 20 to 25 पेन रिलीविंग कंपाउंड जो है वो पाया जाता है। तो इसलिए सरकार ने जो है बहुत इसकी इसी न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रम स्टिक या सहजन को जब भी वृक्षारोपण होता है, प्लांटेशन ड्राइव, जब भी हर साल सरकार जो है मॉनसून के सीजन पे पौधरोपण का काम करवाती है, तो आपने कभी गौर किया हो तो इसमें सहजन के प्लांट को ज़रूर इंक्लूड करती है, क्योंकि सरकार ने एक मुहिम चला रखी है कि इसके कल्टीवेशन को और इसके प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में ड्रम स्टिक या सहजन के पेड़ को जो है लगाया जाए, ताकि लोग इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को समझें और इसको अपने खाने में और एज अ वेजिटेबल इसके इस्तेमाल को बढ़ावा मिले, है ना। फर्दर फिर इस पर रिसर्च और डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें अभी होना बाकी हैं। तो इसलिए जो है ड्रम स्टिक या सहजन जो है अब धीरे धीरे अब जो है इसकी इम्पॉर्टेंस जैसे जैसे समझी जा रही है, इसका यूज़ बढ़ता जा रहा है। तो चलिए, इसीलिए आपके कोर्स में इस क्रॉप की कल्टीवेशन के बारे में जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ताकि आप स्टूडेंट्स भी इसकी महत्व को समझें और इसके कल्टीवेशन प्रैक्टिस को जानें, ताकि इसको आप भी प्रोडक्शन और कल्टीवेशन के लिए इसको प्रमोट करें। तो चलिए इंट्रोडक्शन के तौर पे देखते हैं। ड्रम स्टिक इज़ ग्रोन फॉर इट्स न्यूट्रिएंट रिच टेंडर बट फुल ग्रोन पॉट्स। इसको इसके फ्रूट के लिए हम लोग ग्रो करते हैं मेनली, साथ ही साथ इसकी लीव्स और फ्लावर को भी जो है एज अ वेजिटेबल जो है यूज़ किया जाता है ना। फ्रूट जो है पूरी तरह से बढ़ जाता है जब ग्रो कर जाता है, ग्रीन कलर का पूरी अपनी फुल लेंथ में ग्रो कर जाता है, तब भी वो काफ़ी टेंडर होता है, मुलायम होता है और उसको खाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। इसकी पत्तियों को भी और इसके फ्लावर्स की भी जो है एज अ वेजिटेबल पर्पज़ से इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा सहजन के फूल की सब्जी वगैरह ज़्यादातर लोग बनाते हैं, जो लोग जानते हैं। इसका फ्रूट जो है मैंने बताया बहुत सारे विटामिन्स में रिच है। विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन जो है विटामिन ए का प्रिकर्सर है। कैरोटीन जो है एक प्लांट पिगमेंट है जो कि विटामिन ए का प्रिकर्सर है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि कैरोटीन जो है किन किन सब्जियों में होता है। हमने बताया है गाजर में होता है और जो है बहुत सारी वेजिटेबल्स में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है कैरोटीन को। तो जिसमें गाजर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो है ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कैरोटीन एक ऐसा पिगमेंट है, प्लांट पिगमेंट है, जो कि विटामिन ए को सिंथेसाइज करने का प्रिकर्सर है। ठीक है, तो उस तरह से देखा जाए तो विटामिन सी और विटामिन ए का प्रिकर्सर पाया जाता है इसमें। मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू से फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, ये सब मेजरली पाए जाते हैं और भी तमाम दूसरे मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं। यानी विटामिन और मिनरल्स से रिच फ्रूट है ये।
ठीक है। एक चीज़ और जान लीजिए, इसको जो है सहजन के जो पेड़ है या मोरिंगा है या ड्रम स्टिक है, इसको हम बेन ऑयल ट्री के नाम से भी जानते हैं। बेन ऑयल ट्री, आप देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है इस सर्किल में, बेन ऑयल। बेन ऑयल का मतलब जो है, बेन ऑयल मतलब इसके जो सीड होता है, इसका जो फ्रूट होता है उसके अंदर जो बीज होता है, उस बीज से एक प्रकार का तेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑयल, जिसको बेन ऑयल बोलते हैं। और इस ऑयल का जो इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर सोप मेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, और या फिर जो डिजिटल जो है आइटम्स होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं, अलग अलग कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए या दूसरे अन्य डिजिटल आइटम्स हो गए, तो उनकी ऑयलिंग और ग्रीसिंग के लिए इस तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसका जो रूट है, बार्क है, सीड्स है, इन सभी का कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल यूज़ है। जैसे कि इसका स्टेम जो है, तना जो होता है, इसका पेड़ जो होता है, उससे ब्लू डाई या ब्लू डाई प्रोड्यूस की जाती है और फाइबर भी हमें मिलता है। तो देखा जाए कि इस प्लांट का ओवरऑल प्लांट पार्ट, ये जो ट्री है, हम प्लांट नहीं कहेंगे, हम इसको ट्री कहेंगे, ये पेड़ है। तो सहजन का जो पेड़ है, इसकी जड़, तना, पत्ती, फल, फूल और इसका जो फ्लावर है, मतलब हाँ, फल और फूल, ये सारी चीज़ें जो है अगर आप देखें तो न्यूट्रिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी ना किसी इंडस्ट्रियल या न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। लेकिन फिर भी अभी हमारे यहाँ ये अंडर यूटिलाइज्ड या अंडर एक्सप्लॉइटेड वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है ओरिजिन। इसका जो ओरिजिन है सहजन का या ड्रम स्टिक का, सेंटर ऑफ ओरिजिन है साउथ वेस्ट इंडिया। ये अपने इंडिया का ही ओरिजिनेटेड प्लांट है, स्पेशली सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। साउथ वेस्ट मीन्स ये जो केरल, कर्नाटक और साउथ महाराष्ट्र और मतलब आपका जो ये आंध्रा का कुछ रीजन है, ये सब इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन में आता है। मीन्स यहीं पर ओरिजिनेट हुआ है ये प्लांट। ठीक है। और इसीलिए साउथ इंडियन स्टेट में, मतलब दक्षिण भारत में, ये बहुत ही पॉपुलर वेजिटेबल है। अपने नॉर्थ में तो इतनी नहीं है, पर साउथ में ये काफ़ी पॉपुलर वेजिटेबल है ना। इसके अलावा वर्ल्ड में इसका कल्टीवेशन इंडिया में तो किया ही जाता है। श्रीलंका, पाकिस्तान, सिंगापुर, मलेशिया, क्यूबा, जमाइका, इजिप्ट, जितनी भी ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लांट है, जितनी भी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इसका कल्टीवेशन जो है वो किया जा रहा है। तो इंडिया में भी इसके कल्टीवेशन को, अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, इसको बढ़ाने के लिए हम इसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस को हमें समझना चाहिए और उसको प्रमोट करना है। बॉटैनिकल फीचर मीन्स प्लांट होता कैसा है, तो एक बार पहले इमेज देख लीजिए कि ये इसका ट्री है ना। ये ट्री की इमेज है जिसमें फ्रूट्स हैं। आप सभी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा। फिर ऊपर जो अपर राइट में जो इमेज है वो फ्लावर्स की, इसकी वेजिटेबल जो इमेज है। उसके बाद नीचे देखिए इसके फ्रूट्स हैं, पॉड्स हैं लंबे लंबे, और उसके बाद सीड्स की इमेज है। ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट प्लांट पार्ट्स की ये इमेजेस हैं, इसको देख लीजिए। उसके बाद चलिए इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन इसका देखते हैं कि प्लांट की बॉटनी को समझते हैं कि कैसे ये प्लांट की लीफ होती है, कैसा स्टेम होता है, फ्रूट कैसा होता है, फ्लावर कैसा होता है, सीड कैसा होता है। इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं अब। ड्रम स्टिक इज़ ए स्मॉल और मीडियम साइज्ड पेरेनियल ट्री। ये एक छोटा और मीडियम साइज़ का बहुवर्षीय पेड़ है ना, वृक्ष है, जिसकी हाइट लगभग 10 मीटर तक जाती है। ठीक है। लेकिन ये थोड़ा फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल का मतलब मीन्स लाइबल टू ब्रेक डाउन। मीन्स लाइबल टू ब्रेक डाउन का मतलब कि जिसमें कि थोड़ा सा भी फोर्स लगते ही टूट जाने की क्षमता हो, है ना। थोड़ा सा भी फोर्स जो है वो टॉलरेट ना कर सके। मीन्स इसकी जो ब्रांचेज होती है, जो इसकी स्टेम होती हैं सहजन की या मोरिंगा की, ये काफ़ी जो है थोड़ा सा ही फोर्स रखने पर आसानी से टूट जाती है। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। बहुत तेज़ हवा हो गई तब भी टूट जाता है। फ्रूट का लोड बहुत ज़्यादा हो गया तब भी टूट जाता है ना। पानी, अगर बारिश के समय जो क्या कहते हैं, इसकी ब्रांचेज है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो गया तो भी ब्रेक डाउन हो जाती हैं। मीन्स इसका मतलब, तो इसको बोलते हैं फ्रेजाइल। ब्रेक, जो ईजिली कोई चीज़ जब टूट जाए तो हम उसको बोलते हैं फ्रेजाइल। इसका जो स्टेम होता है वो कॉर्की होता है। कॉर्की का मतलब कि ऊपर जो सरफेस होती है इसका जो मेन स्टेम होता है उसकी सरफेस स्मूथ नहीं होती, रफ़ होती है। रफ़ सरफेस को हम कॉर्की बोलते हैं। तो ये स्टेम की बात हो गई। अब आती है बात लीफ की। लीफ इसकी जो होती है वो ट्राइपिन्नेट होती है ना। और लीफ का जो शेप होता है वो इलिप्टिकल शेप का होता है।
मतलब जो एक लीफ में तीन पिन्ना प्रेजेंट होते हैं। पत्ती एक होती है पर उसमें आप तीन तरह के पिन्ना देखेंगे, और हर पिन्ना को हम लीफलेट बोलते हैं, और हर लीफलेट जो है इलिप्टिकल शेप की होती है। अब फ्रूट की बात आती है। इसका जो पॉड है, इसके फ्रूट को बॉटेनिकली पॉड कहा जाता है। पूछा जा सकता है, रेयर है लेकिन फिर भी जाने रहिए कि जो मोरिंगा के फ्रूट को बॉटेनिकली पॉड कहते हैं। ये पेंडुलस होता है। पेंडुलस मतलब, जो पेंडुलस वर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ हैंग कर रही हो, झूल रही हो, यानी इसका जो पॉड होता है वो ब्रांच से हैंग करता रहता है, झूलता रहता है। और उसकी हर एक फ्रूट की जो लेंथ होती है वो 20 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक, मतलब वेराइटी टू वेराइटी जो है वो वेरी करती है। 20 to 100 सेंटीमीटर तक की लेंथ के जो है इसके फ्रूट या पॉड जो है वो पाए जाते हैं। फुल लेंथ की अगर बात की जाए तो सीड्स जो इसके होते हैं वो ट्राइगोनस होते हैं विद विंग्स ऑन एंगल्स। देखिए अगर आप इमेज में इसके बीज को अगर आप ध्यान दीजिए तो इसमें जो है आप देखिए पेपर लाइक कवरिंग है, ठीक है, जो विंग टाइप का स्ट्रक्चर बना रही है। तो इसलिए इसके सीड्स को हम जो है जो इसके सीड की जो सीड कोट है इसमें थोड़ा सा वो बाहर की तरफ विंग लाइक उसमें प्रोजेक्शंस बने होते हैं, जिसको हम ट्राइगोनस बोलते हैं, और वो कवर्ड होती है पेपरी लाइक स्ट्रक्चर से। तो इसका जो सीड होता है वो ट्राइगोनस होता है, जिसके एंगल्स पर विंग्स होती हैं। फ्लावर्स इसके जो होते हैं वो करंट सीजन की ग्रोथ पर प्रोड्यूस होते हैं। करंट मतलब जो प्लांट है उसमें जो करंट सीजन की ब्रांच आई होती है, मतलब जैसे फरवरी मार्च में अगर क्या कहते हैं फ्लावरिंग आनी है तो पिछले ईयर की जो जुलाई अगस्त का टाइम होता है उस समय जो ब्रांच प्रोड्यूस हुई है, नई ब्रांच जो आई है, उसी पर फल आएगा। और एक ब्रांच पर जब फ्रूटिंग हो जाती है तो उस पर दोबारा जो है फ्रूटिंग नहीं होती, ठीक है। फ्लावर्स वेर येलोइश क्रीमी वाइट एंड स्वीट स्मेलिंग। इसका जो फूल होता है वो थोड़ा सा येलोइश क्रीमी वाइट होता है, मीन्स प्योर वाइट नहीं होता, थोड़ा येलोइश क्रीम कलर का होता है, वाइटिश होता है। स्वीट स्मेलिंग होती है, स्मेल बहुत अच्छी होती है। और इंडिविजुअल फ्लावर, इसका हर एक फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होता है, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। जाइगोमॉर्फिक होता है और पेडिसिलेट होता है। पेडिसिलेट का मतलब कि फ्लावर जो है एक छोटी सी डंठल से स्टेम से अटैच रहता है, या इन्फ्लोरेसेंस की मेन स्टेम से अटैच रहता है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब कि फ्लावर को आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। जब किसी फ्लावर को आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते तो ऐसे फ्लावर को हम लोग जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। आप लोग बॉटनी में पढ़े होंगे, है ना। और अगर 2 इक्वल हाफ में कोई फ्लावर डिवाइड हो जाता है तो हम उसे एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। कैलिक्स करोला मीन्स फ्लावर में जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो 5 पाई जाती हैं, ठीक है। आप इमेज में फ्लावर्स को देख सकते हैं, ठीक है। येलो कलर्स में इसमें स्टेमेंस हैं और ये फ्लावर्स हैं। एंड्रोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसमें 5 स्टेमेन पाए जाते हैं, यानी 5 सेपल, 5 पेटल और 5 स्टेमेन पाए जाते हैं। 5 नहीं बल्कि 10 स्टेमेन होते हैं, जिसमें से 5 तो ट्रू स्टेमेन होते हैं और बाकी 5 जो है स्टेराइल स्टेमेन होते हैं, जिनको कि स्टेमिनॉइड्स बोलते हैं। स्टेमिनॉइड्स मतलब वो स्टेमेन जो कि स्ट्रक्चरली तो डेवलप्ड होते हैं पर फंक्शनली वो डेवलप्ड नहीं होते, मीन्स उसमें एंथर वगैरह नहीं बनते हैं, वो रिप्रोडक्टिव नहीं होते हैं, है ना। तो जो है अंडर डेवलप्ड होते हैं। तो 5 स्टेमेन पाए जाते हैं और 5 जो है स्टेमिनॉइड्स पाए जाते हैं, मीन्स अंडर डेवलप्ड स्टेमेन्स पाए जाते हैं। गाइनोशियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो सुपीरियर होती है, मतलब ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है। सिंगल सेल्ड मतलब एक ही चैम्बर होता है ओवरी में। 3 कार्पल होते हैं, मतलब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव की जो गाइनोशियम की जो सिंगल यूनिट होती है कार्पल, उसमें 3 कार्पल पाए जाते हैं, ठीक है। 3 कार्पेल्ड ओवरी है। ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल जो कि इन फ्यूचर सीड बनाते हैं। और ये ओव्यूल जो है पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है, मीन्स जो ओवरी की वॉल से जो ओव्यूल का अटैचमेंट होता है वो पेराइटल होता है। स्टिग्मा का जो शेप होता है वो ट्रंकेट टाइप का होता है।
नेक्स्ट है फ्लावरिंग इन ड्रम स्टिक वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसमें जो फूल होता है वो प्लेस मतलब फ्लावरिंग का जो टाइम होता है, पीरियड होता है, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है अलग अलग, क्योंकि ये क्लाइमेटिक कंडीशन पे टोटली डिपेंड करता है ना। रेन कैसा, रेनफॉल कैसी है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कैसी है, विंड वेलोसिटी कैसी है, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल मॉइस्चर, इन सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। इसलिए प्लेस टू प्लेस ये वेरी करता है। जैसे साउथ इंडियन कंडीशन में है तो वहाँ पर 1 या 2 सीजन आपको पीक फ्लावरिंग वाले मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि केरला में अगर बात की जाए, सेंट्रल पार्ट ऑफ, क्योंकि साउथ में इसका कल्टीवेशन ज़्यादा होता है इसलिए हम वहीं का एग्जांपल ले रहे हैं। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ जो केरला है वहाँ पर दिसंबर जनवरी में देखा गया कि पीक फ्लावरिंग होती है, दिसंबर जनवरी के महीने में, क्योंकि वहाँ पर उतनी ठंड नहीं पड़ती। साउथ में जो है विंटर्स बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होती हैं। दिसंबर जनवरी में अबाउट 25 to 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है, तो वो टेम्परेचर इसकी फ्लावरिंग के लिए बहुत सूटेबल होता है। तो दिसंबर जनवरी में पीक फ्लावरिंग देखी है। जबकि और जगहों पर जो है मैक्सिमम जो फ्लावरिंग देखी गई है फरवरी, मार्च और जुलाई अगस्त में भी देखी है, ठीक है ना। फरवरी, मार्च और जुलाई अगस्त में, जिसमें से फरवरी मार्च में की फ्लावरिंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जुलाई अगस्त। तो एक तरह से देखा जाए तो ईयर राउंड मतलब 2 या 3 बार फ्लावरिंग जो होता है, तो ईयर राउंड जो है फ्रूट की अवेलेबिलिटी साउथ में जो है बनी रहती है इस प्लांट पर। नॉर्थ में जो है ऐसा नहीं होता है। नॉर्थ में आप देखेंगे तो बहुत कम प्लांट्स हैं ऐसे सहजन के जो वाइल्डली है आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, तो जिसमें आप ऑफ सीजन में या ठंड में आप किसी में फ्रूट देखेंगे। अदरवाइज ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनमें आप फरवरी मार्च में आप फ्लावरिंग देखेंगे और मई जून तक आप देखेंगे कि उसमें फ्रूटिंग आ जाती है। उसके बाद पौधा पूरी तरह से डॉर्मेंसी में रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। विंटर्स बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में प्लांट जो है वो लो टेम्परेचर में टॉलरेट नहीं करता है। नेक्स्ट है वेराइटीज़ एंड कल्टीवर्स। एक्चुअली एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो प्लांट है सहजन का ट्री है, ये 2 टाइप का होता है। एक एनुअल टाइप होता है, दूसरा पेरेनियल टाइप। जब हम एनुअल टाइप की बात करते हैं तो हमारा मतलब एनुअल टाइप से ये होता है कि इस जो ये ट्री है इसकी ब्रांचेस में जब इसकी हर ब्रांच में जब फ्लावरिंग होती है और फ्लावरिंग के बाद जो फ्रूटिंग होती है, तो एक बार फ्रूटिंग हो जाने के बाद उस ब्रांच में दोबारा फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होती, ठीक है। हमें हर बार इनकी जिस ब्रांच पर फ्रूटिंग हो जाती है हमें पूरी तरह से इनकी हर ब्रांच को कट कर देना होता है, कट ऑफ कर देना होता है वो, क्योंकि वो ब्रांच अपने आप ही ड्राई अप हो जाती है, उसे काट देना होता है और अगले साल फिर जो नई ब्रांचेज आती हैं उस पर नया फूल और नए फ्रूटिंग होती है फिर से। तो इसलिए हम इसको एनुअल टाइप बोलते हैं। पेरेनियल टाइप में इस तरह से कुछ नहीं होता है, मीन्स उसी सेम ब्रांच पर ईयर टू ईयर जो है, ईयर मतलब ईयर आफ्टर ईयर जो है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती रहती है। तो एनुअल टाइप जो होता है उसे हम कमर्शियल कल्टीवेशन में इस्तेमाल करते हैं, और जो पेरेनियल टाइप है उसको हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए किचन गार्डन में हम इस तरह से प्लांट कर सकते हैं इसके पेड़ को। लेकिन जब हम व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती करेंगे तो हम एनुअल टाइप का जो सहजन है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो कुछ कल्टीवर्स हैं पेरेनियल और एनुअल में जो डिवाइडेड हैं, तो उनको देख लीजिए। जितने भी ये नाम है ज़्यादातर साउथ इंडियन वेराइटीज़ ही हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनके नाम भी आपको थोड़े से प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, लेकिन पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। पहली वैरायटी है जाफना मोरिंगा, बहुत पॉपुलर वैरायटी है जाफना मोरिंगा। फिर है चावा कचेरी मोरिंगा, चे मोरिंगा, ये जा पनम मोरिंगा, पाल मोरिंगाई और पूना मोरिंगा और कोडिकाल मोरिंगा। ये जो वेराइटीज़ हैं ये पेरेनियल कल्टीवर्स हैं। उसके बाद एनुअल टाइप के जो कल्टीवर्स हैं वो है KM1 यानी कुडू मियान मलाई 1, PKM1, PKM2 और धनराज। ये एनुअल टाइप की कल्टीवर्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसकी पॉपुलर वैरायटीज़ और कल्टीवार है। क्योंकि ये अंडर एक्सप्लॉइटेड और अंडर यूटिलाइज वेजिटेबल है, तो अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च संस्थानों में इस पर इतना ब्रीडिंग और रिसर्च वर्क नहीं हो रहा है कि इसकी बहुत ज़्यादा और वैरायटीज़ डेवलप्ड हुई हों। ये कुछ पॉपुलर वैरायटीज़ हैं जो लोकल लेवल पर या कमर्शियल लेवल पर कल्टीवेट की जा रही हैं। अब चलिए इसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस को देख लेते हैं, इसी क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन को देख लेते हैं।
तो मोरिंगा या ड्रम स्टिक के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो जो है बहुत ज़्यादा इसको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये एक एरिड टाइप का, एरिड और ड्राई जो है कंडीशन का ट्री है। मींस सॉइल में अगर मॉइस्चर लेवल बहुत कम है, सूखा है या रेनफॉल बहुत कम हो रही है, तो वहाँ पर ये आसानी से ग्रो हो जाता है। ठीक है। अगर लेकिन इसको अगर अच्छे से इसका कल्टीवेशन किया जाए, प्रॉपर इरिगेशन प्रोवाइड किया जाए और प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के साथ साथ जो है कल्चरल प्रैक्टिस अगर दी जाए, तो इसमें आपको बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू वाइल्ड कंडीशन। वाइल्ड में जैसे ग्रो होता है उसके कंपैरिजन में आपको ज़्यादा फ्लावरिंग फ्रूटिंग आपको मिलेगी। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है इसके लिए फेवरेबल भी नहीं है, क्योंकि स्पेशली ड्यूरिंग दी फ्लावरिंग पीरियड, मतलब जब फूल आ रहा हो तब बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर और तेज़ हवा जो है इसके लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लावर जो है वो गिर जाते हैं, शेडिंग हो जाती है। और इस साथ ही साथ मैंने बताया कि ये विंटर को भी टॉलरेट नहीं कर पाती। अगर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, मतलब पाला पड़ जाए या फ्रॉस्टी कंडीशन हो जाए, तो पौधे को जो है चिलिंग इंजरी हो जाती है। सॉइल कंडीशन की अगर बात करें तो क्रॉप जो है मैंने बताया ये थोड़ी सी मतलब सॉइल मॉइस्चर की इसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर सॉइल टेक्सचर की बात करें तो सैंडी लोम सॉइल ही इसके लिए सूटेबल मानी गई है। ऑर्गेनिक मैटर सफिशिएंट होना चाहिए और सॉइल का जो पीएच है वो 6 से 6.7 के बीच में जो है वो आइडियल माना गया है। अब प्रोपोगेशन की बात आती है, मीन्स कैसे प्लांट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, हम कैसे इसके पौधे तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने बताया था दो तरह के होते हैं, पेरेनियल टाइप होता है और एनुअल टाइप होता है। जो पेरेनियल टाइप सहजन होता है या मोरिंगा होता है उसको हम लिम्ब कटिंग से प्रोपोगेट करते हैं। लिम्ब कटिंग का मतलब जो इसकी ब्रांचेज हैं, मेन इसकी जो ब्रांचेज हैं जो अबाउट 2 से 4 मीटर लंबी होनी चाहिए और मोटाई में 14 से सेंटीमीटर जो है उसकी गर्थ होनी चाहिए, उसका डायमीटर होना चाहिए, है ना, 14 to 16 सेंटीमीटर के अराउंड। इतनी मोटाई की जो पूरी की पूरी ब्रांच है उसको हम यूज़ करते हैं, तो इसीलिए वो पूरी उसको हम लिम्ब बोलते हैं, लिम्ब कटिंग। तो वो 2 से 4 मीटर लंबी उस ब्रांच को हम जो है प्लांटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पेरेनियल टाइप में हम लिम्ब कटिंग से प्रोपोगेट करते हैं और एनुअल टाइप को हम सीड से प्रोपोगेट करते हैं। अगर एनुअल टाइप के कल्टीवेशन की बात करें तो जो एनुअल टाइप का को हम सीड से प्रोपोगेट करते हैं और सीड वेट जो है वो 0.28 ग्राम के नियर अबाउट होता है और 10 ग्राम सीड में जो है 10 ग्राम जो क्वांटिटी है उसमें करीब 35 सीड आपको मिलेंगे। तो उस अकॉर्डिंग अगर 1 हेक्टेयर में आपको प्लांटेशन करना है मोरिंगा का या ड्रम स्टिक का, तो आपको 625 ग्राम के लगभग आपको बीज की रिक्वायरमेंट होगी। और इन बीज को आप डायरेक्ट भी गड्ढे में बो सकते हैं या फिर एक और तरीका है कि आप पॉली बैग में पहले इन बीज को बो लें और उसके बाद इन पॉली बैग्स के प्लांट को जो है आप फील्ड में ट्रांसफ़र कर दें। जैसा कि आप देखते हैं जब सरकार पौधरोपण करवाती है तो पॉली बैग्स में लगे लगाए पौधे आते हैं, तो जो सहजन के प्लांट होते हैं लगे लगाए पौधे जो आपको मिलते हैं उसके बीज बोए गए होते हैं पॉली बैग में, और जैसे ही बीज जो है अच्छी खासी हाइट का हो जाता है तो फिर उसको फाइनली फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं 1 से 2 महीने के बाद। जितने भी दिन के बाद प्लांट जो है रेडी हो जाता है, लगभग 2 से 3 महीने में बुआई के लिए रेडी हो जाता है। It is always advisable to raise a few plant additionally in polythene bags for purpose of gap filling। ये कह रहा है कि सपोज दैट कि अगर आपको 1 हेक्टेयर में 100 प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है ना, तो 100 ही नहीं आपको एग्जैक्ट सीड सोइंग करनी चाहिए, आपको 10 या 20 पौधे या 25 पौधे एक्स्ट्रा लेके चलने चाहिए, है ना, कि कुछ पौधे अगर मॉर्टेलिटी हो जाए तो आप उसको प्लांट जगह जगह पर गैप फिलिंग करने के लिए प्लांट कर सकें। टाइम ऑफ सोइंग ऑफ सीड फॉर एनुअल सीड। अब एनुअल की जो है कैसे प्रोपोगेट करेंगे, टाइम ऑफ सोइंग ऑफ सीड फॉर एनुअल सीड ड्रम स्टिक, जो हाँ इस बीज की बुआई का जो टाइमिंग है, ठीक है, या फिर पेरेनियल टाइप की जो लिम्ब कटिंग है, मतलब शूट की कटिंग है, उसकी जो प्लांटिंग का टाइम है वो जो है रीजन टू रीजन ये भी वेरी करती है बात। ठीक है, चाहे एनुअल टाइप हो चाहे पेरेनियल टाइप हो, यानी बीज को उगा तो लिया पर बीज की ट्रांसप्लांटिंग का टाइम, मतलब पौधे की ट्रांसप्लांटिंग का टाइम, और जो कटिंग से अगर आप प्रोपोगेट कर रहे हैं लिम्ब कटिंग से, तो उसकी ट्रांसप्लांटिंग का टाइम वो वेरी करता है। ठीक है,
फॉर पेरेनियल टाइम लिम्स ऑफ 2 to 4 मीटर लेंथ और 14 से 16 सेंटीमीटर गिर्थ आर सेलेक्टेड फॉर प्लांटिंग इन पिट्स। ये मैंने बताया ही अभी आपको कि लिम्स की साइज की 2 से 4 मीटर लंबा जो ब्रांच है वो उतना होना चाहिए और 14 सेंटीमीटर मोटाई होनी चाहिए। और गड्ढों में फिर हम इसको प्लांट करेंगे जो कि 60 सेंटीमीटर क्यूब के गड्ढे हों और उसमें FYM अच्छी तरह से उसमें फिलअप करके फिर हम प्लांट करेंगे। इसी तरह से हम सीडलिंग से जो रेज्ड आपका प्लांट है उसको भी हम इसी तरह गड्ढों में प्लांट करेंगे। और महीना जो होगा वो जून जुलाई, मानसून का टाइम जो है वो बेस्ट माना गया है क्योंकि मानसून में प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। जबकि साउथ में ऐसा कुछ नहीं है। सदर्न इंडिया में आप इसको प्लांटिंग फरवरी मार्च में भी कर सकते हैं और जून जुलाई में भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडियन कंडीशन में क्योंकि प्रॉपर ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंडीशन और टेम्परेचर जो है जुलाई अगस्त के टाइम होता है, इसलिए यहाँ पर हम नॉर्थ इंडियन कंडीशन की अगर बात करें तो जुलाई अगस्त जो है वो बेस्ट टाइम माना गया है। लैंड प्रिपरेशन एंड स्पेसिंग, मतलब अब ज़मीन कैसे तैयार करेंगे और कितनी कितनी दूरी पर हम पौधा लगाएंगे। तो ज़मीन तैयार बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम अन्य फसलों के लिए करते हैं। 3 से 4 बार जुताई करके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, उसको प्रॉपर लेवल कर लेंगे। उसमें किसी भी तरह का वीड वगैरह हो या पेबल्स वगैरह हो तो उसको रिमूव कर देना है। किसी भी तरह का अगर सॉइल बॉर्न डिजीज़ के चांसेस हैं या सॉइल में बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट हैं तो प्रॉपर सॉइल को ट्रीट कर लीजिए पहले, ठीक है। और जुताई के समय ही उसमें 20 टन के लगभग आप FYM मिक्स कर दीजिए आखिरी जुताई के समय, ताकि प्रॉपर ऑर्गेनिक मैटर भी उसमें मिक्स हो जाए। और फिर 45 मतलब 45 सेंटीमीटर क्यूब के, मतलब 45 सेंटीमीटर गहरा चौड़ा जो है आप गड्ढा खोदिए 6-6 मीटर की दूरी पर, ठीक है। 6-6 मीटर की दूरी पर 45 सेंटीमीटर क्यूब के गड्ढे आप खोदिए, मतलब 45 सेंटीमीटर गहरे और चौड़े गड्ढे आप खोदिए पेरेनियल टाइप के लिए। और एनुअल टाइप को प्लांट करना है तो आप 2.5 मीटर की दूरी पर करिए। देखिए पेरेनियल टाइप की का जो प्लांट होगा उसकी कैनोपी थोड़ी ज़्यादा होती है तो इसलिए उसके लिए हम 6-6 मीटर की दूरी रखेंगे। और जो एनुअल टाइप है उसके लिए हम 2.5 मीटर, मतलब 2.5 मीटर प्लांट टू प्लांट और 2.5 मीटर रो टू रो, स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग में। उसी तरह पेरेनियल टाइप में भी स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग में 6-6 मीटर, यानी 6 मीटर प्लांट टू प्लांट और 6 मीटर रे टू रो। और जब हम गड्ढों में प्लांटिंग करेंगे तो साथ ही गड्ढों में सॉइल के साथ जो है FYM भी प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। इंटरकल्चर एंड मैन्योरिंग। इंटरकल्चर मीन्स आफ्टर प्लांटिंग जो है कौन कौन सी कल्चरल प्रैक्टिसेस हम लोग अडॉप्ट करते हैं या कितना हमें बाद में मैन्योरिंग या फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है उसके बारे में है, ठीक है। तो इंटरकल्चर की अगर बात करें तो इसकी जो मैंने बताया कि ब्रांच जो होती है या स्टेम जो होता है वो फ्रेजाइल होता है, मीन्स लायबल टू ब्रेक डाउन होता है, ईजिली ब्रेक डाउन हो जाता है बहुत तेज़ हवा चलने पे, बहुत तेज़ बारिश होने पे या लोडेड होने पर। तो इसीलिए इसकी ब्रांचेस को तो है थोड़ा बहुत हमें कभी कभी स्टेक भी करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद साइड ब्रांचेस को प्रमोट करने के लिए शुरुआत में आपको स्टेकिंग भी करनी पड़ेगी जब पौधा थोड़ा छोटा हो, लेकिन जब पौधा थोड़ा इस्टेब्लिश हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो आप स्टेकिंग हटा सकते हैं। उसके बाद जो साइड ब्रांचिंग ज़्यादा हो, क्योंकि ब्रांचेस पर ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी, तो मेन अगर जो स्टेम है वो अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के बाद और फिर ब्रांचिंग होगी तो वो नंबर ऑफ ब्रांचेस कम होगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि प्लांट की साइज़ थोड़ी छोटी रहे और साइड ब्रांचेस ज़्यादा हों, तो जब पौधा 75 सेंटीमीटर की हाइट तक पहुँच जाए तो आप पौधे की शूट जो ऊपर की टर्मिनल टिप है यानी जो ग्रोइंग पॉइंट है उसको तोड़ दीजिए। तो उससे क्या होगा, साइड में जो है ब्रांचेस, नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी और ज़्यादा आपको फ्लावरिंग फ्रूटिंग मिलेगी, ठीक है। फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम SS सुपर फॉस्फेट मीन्स SSP और 50 ग्राम MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको आप लोग जो है पर प्लांट अप्लाई करेंगे और इरिगेट भी करेंगे शुरुआत के टाइम पे, मतलब इनिशियल स्टेजेस पर आप इसको हैवी इरिगेशन देंगे ताकि पौधा और उसकी जो रूट है वो अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाए। टॉप ड्रेस्ड प्लांट विद 100 ग्राम यूरिया कंटेन 3 months आफ्टर फर्स्ट प्लांटेशन, मीन्स पहली बार जब प्लांटिंग के समय आप इतना देंगे 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम SSP और 50 ग्राम MOP। उसके बाद 100 ग्राम यूरिया फिर 3 महीने के बाद, मतलब पहली एप्लीकेशन के 3 महीने बाद फिर 100 ग्राम यूरिया को आप फिर अप्लाई करेंगे पौधे के हर प्लांट के आसपास, जिससे कि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ तेज़ी से बढ़े। जितनी जल्दी पौधा वेजिटेटिवली ग्रो करेगा उसके बाद ही वो फ्लावरिंग स्टेज में जाएगा, क्योंकि ये ट्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका वेजिटेटिव फेज थोड़ा लंबा होगा।
प्रोवाइड लाइट इरिगेशन फॉर अर्ली इमरजेंस ऑफ सीडलिंग फॉर एनुअल टाइप, अगर एनुअल टाइप है तो हल्की सिंचाई करनी चाहिए, ठीक है, सीडलिंग की इमरजेंस के बाद। एट ईच एंड एवरी रेटून क्रॉप प्लांट्स आर सप्लाइड विद NPK, मतलब हर बार जब आप हार्वेस्टिंग कर लेंगे प्लांट्स में, मतलब जब ट्री जो पूरी तरह से ग्रो कर जाएगा, उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होने लगेगी, तो जब हर बार फ्रूट आप हार्वेस्ट कर लेंगे तो हर बार आपको NPK प्रोवाइड करना होगा सेम डोज के साथ जैसा कि ऊपर दिया हुआ है, और साथ ही साथ ऑर्गेनिक मैन्योर और अच्छे से सिंचाई करनी होगी, ताकि आप उसमें कई बार जो है 3 से 4 बार आप अच्छी फसल ले सकें। अब हार्वेस्टिंग की बात आती है, मींस कितने दिनों में फ्रूट हमें, जो हमने ट्री प्लांट किया है, कितने दिनों में इसमें फ्रूटिंग शुरू होती है। तो जो एनुअल टाइप है इसमें 6 महीने में ही फ्रूटिंग आपको देखने को, मतलब 6 महीने बाद इसकी ब्रांचेज में आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखने को मिलेगी, 6 मंथ के बाद ही, ठीक है ना, एनुअल टाइप में। और ऑन एन एवरेज लगभग 200 फ्रूट इसमें एनुअल टाइप में आपको मिलेंगे। आफ्टर हार्वेस्टिंग द फ्रूटिंग ऑफ प्लांट इज डन टू गेट मोर ब्रांचेस, हार्वेस्टिंग के बाद, सॉरी, प्रूनिंग ऑफ प्लांट इज डन टू गेट मोर ब्रांचेस, मीन्स हार्वेस्टिंग के बाद प्लांट की प्रूनिंग कर देंगे। हमने बताया क्योंकि एनुअल टाइप में जो सेम ब्रांच पर अगर एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो जाती है तो उस ब्रांच पर दोबारा फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होती, तो हमें प्लांट को प्रून करना पड़ता है। प्रून करने का मतलब कि उसको हेड बैक करना पड़ता है, उसकी सारी ब्रांचेस को कट करना पड़ता है, ताकि नई ब्रांचेस आए और नई ब्रांचेस पर अगले सीजन में हमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिले। तो करेंगे कैसे? आफ्टर थर्ड पॉइंट में देखिए, आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ मेन क्रॉप एनुअल टाइप आर कट बैक टू 1 मीटर हाइट, मतलब जो इसकी मेन स्टेम है 1 मीटर छोड़ के पूरा का पूरा कट कर देना चाहिए, हेड बैक कर देना चाहिए ज़मीन से, ठीक है, मतलब थोड़ा सा मेन स्टेम और बाकी की सारी ब्रांचेस हमें कट कर देनी चाहिए 1 मीटर की हाइट के बाद। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद साइड ब्रांचिंग वो प्रोड्यूस हो जाती है। इसको हम रैशनिंग बोलते हैं। रैशनिंग का मतलब होता है, ये एक तरह की कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो कि ईल्ड को रेगुलेट करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है ना। ईल्ड रेगुलेशन मतलब ऑप्टिमम ईल्ड प्राप्त करने के लिए ये कल्चरल प्रैक्टिस है, जिसको कि हम एक सिंगल टर्म से डिनोट करते हैं, वो है रैशनिंग। तो ये जो रैशन प्लांट है, ये इनमें नई शूट्स आती है और एंड स्टार्ट्स बियरिंग 4 to 5 months आफ्टर रैशनिंग, और रैशनिंग के मतलब प्रूनिंग के 4 से 5 महीने बाद इनमें फिर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आती है, और ये प्रोसेस हम लोग बार बार रिपीट करते हैं एनुअल टाइप में, जिसे कि हम रैटून क्रॉप कहते हैं। मतलब कई हम क्रॉप ले रहे हैं तो वो उसे हम रैटूनिंग बोलते हैं। अब पेरेनियल टाइप की अगर बात है तो पेरेनियल में हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, सेम ब्रांच में ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। पेरेनियल को हम अगर हम सीड्स, वैसे तो हम लिम्ब कटिंग से प्रोपोगेट करते हैं, पर अगर हम बीज से प्रोपोगेट करते हैं तो 3 साल में पेरेनियल में फ्रूटिंग आती है। मतलब बीजू पौधा है, बीजू पौधा देर से मैच्योर होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। आप लोगों ने प्रोपोगेशन में पढ़ा हो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बीज से जो जनित पेड़ होते हैं उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग 3 से 4 साल या किसी किसी में 4 से 5 या 8 से 9 साल बाद भी आती है ना। तो बीजू पौधे की जो जुवेनालिटी होती है, यानी जो जुवेनाइल फेज़ होता है वो लंबा होता है, बहुत लंबा वेजिटेटिव फेज़ होता है, उसके बाद वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाता है। और अगर वेजिटेटिवली ग्रो किया है, जैसे कि लिम्ब कटिंग से ग्रो किया गया है, तो वो अर्ली फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो जाती है, ठीक है। ये प्रोपोगेशन का टॉपिक है, आप प्रोपोगेशन में इसको पढ़िएगा। हार्वेस्टिंग इज़ डन इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल टू जून। अब फ्लावरिंग के बाद जो हार्वेस्टिंग का जो टाइम आता है वो मार्च अप्रैल से जून तक पूरा एग्जिस्ट करता है, मीन्स पूरी समर्स तक जो है इसका आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो ये जो है ड्रम स्टिक के कल्टीवेशन की प्रैक्टिस है, बहुत सिंपल है। जिन लोगों के यहाँ आप लोग इससे परिचित होंगे या इसके ट्री को देखा होगा, उसको अच्छे से जानते होंगे कि बहुत सिंपल है इसका कल्टीवेशन प्रैक्टिस है। लेकिन जब हम कमर्शियल स्तर पर करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखेंगे ताकि हमें इकोनॉमिक यील्ड जो है वो मिल सके। अब इसके बाद आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरी पेरेनियल वेजिटेबल क्रॉप को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और इसको आप इससे रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको प्रिपेयर करिए। थैंक यू।